हेलो फ्रेंड्स। और दोस्तों, आपकी सुपर टेट यूपी टेट की लगातार तैयारी चल रही है, जिसके अंतर्गत आपके सभी सब्जेक्ट एक एक करके कवर किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आप सभी लोगों को संस्कृत की एक नई सीरीज प्रारंभ करने वाले हैं। आप सभी लोग आज से ही इस क्लास से जुड़ जाइए अगर आप लोग संस्कृत में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत आपको संस्कृत के सभी चैप्टर्स मिलेंगे, एक एक करके सभी चैप्टर उनके प्रैक्टिस सेट आपको कवर कराए जाएंगे। आपको हमने 2 या 3 प्रैक्टिस सेट भी 4 से 5 दिन में दिए हैं। संस्कृत के आप सभी लोगों का सपोर्ट मिला। इसके बाद ये एक नई सीरीज प्रारंभ करने वाले हैं, जिसमें आज आपका पहला चैप्टर है संस्कृत का वर्ण परिचय संज्ञा प्रकरण। ये आपका पहला चैप्टर है। इसके अंतर्गत आपको वर्णमाला मुख्य रूप से बताई जाएगी, प्रत्याहार के बारे में बताएंगे और आपके मिनिमम 2 से 3 अंक यहाँ से कवर हो जाएंगे। सभी लोग एंड तक जरूर देखेगा। अगर आप लोग ये सीरीज चाहते हो कि जल्द से जल्द पूरी सीरीज की जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वहां आपको सभी नोटिफिकेशन शेयर करते रहते हैं। शाम को 6:30 पर हमारी लाइव क्लास होती है, उससे भी सभी लोग जरूर जुड़िएगा। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? संस्कृत की बात है तो संस्कृत में आपकी शुरुआत होती है महेश्वर सूत्रों से और प्रत्याहारों से। तो वहीं से अपनी शुरुआत करते हैं कि भगवान शंकर के डमरू से उद्भूत 14 वर्ण, जिसे पाणिनि महोदय ने सूत्रों में कटिबद्ध किया। तो आपको पता होगा दोस्तों, महेश्वर सूत्रों का नाम आपने सुना होगा। महेश्वर सूत्र जो हैं ये सीधे सीधे शंकर जी के डमरू से निकले हुए 14 वर्ण हैं, 14 वर्णों का समूह है, जिसे पाणिनि जी ने, पाणिनि एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपने सूत्रों के रूप में सामने हम लोगों के सामने लेकर आए हैं। वे और आपके सामने सभी सूत्र जो हैं 14 सूत्र इस प्रकार से लिखे गए हैं। आयु इण, इसका ऋ एओच है वरट, ये इंपॉर्टेंट है। इसका लड़, इसका मण नमन, इसका झव, और इसी प्रकार से आपके सामने सभी नाम लिखे गए हैं। जवगढ़ 10, इसका खा, ये पूरा आपका व्यंजन के अंतर्गत आता है। कपय, इसका सस सर, इसका हल, हल ये मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके सभी व्यंजन आ जाते हैं। इन चीज़ों के बारे में आज की ही क्लास में आगे एक एक करके पॉइंट बताते रहेंगे। तो ये आपके 14 महेश्वर सूत्र हैं। क्या है पहला पॉइंट? देखिए, इन 14 महेश्वर सूत्रों में सभी वर्णों का उल्लेख किया गया। जितने भी आपके वर्ण हैं, जितनी भी आपकी शुरुआत हुई है, वो सभी 14 महेश्वर सूत्रों में वर्णित है। इसलिए इनका अन्य नाम वर्ण सामान्य या फिर अक्षर सामान्याय भी है। ये इनको कहा जाता महेश्वर सूत्रों को। महेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण जैसे आ ई उ ऋ में ड़ा जो है, इसका ऋ ऋ का में का जो है, आदि वर्णों की को इत्संज्ञक कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? इत्संज्ञक वर्ण कहते हैं। जो आपको अंतिम वर्ण हलंत वाला मिलता है, इन्हें इत्संज्ञक वर्ण कहा जाता है। और इसका सूत्र जो है आपके सामने है, ऐसा मुत्या इतः, ये इसका सूत्र होता है। महेश्वर सूत्र से क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। 5वें सूत्र में है वरट इत्यादि व्यंजनों में अकार है, यानी कि इसमें सिर्फ आपके वर्णों का स्पष्ट उच्चारण के लिए रखा गया है। 5वें सूत्र में क्या हमने आपको बताया था? हय वरट क्या है? व्यंजनों में अकार। अकार का मतलब होता है जहां कोई मात्रा नो छोटा आ के रूप में सभी वर्ण प्रदर्शित किए गए हों, वह सिर्फ वर्णों का स्पष्ट उच्चारण के लिए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इन सभी इत्संज्ञक वर्णों का प्रयोजन प्रत्याहार निर्माण है, अतः इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। जो आपके अंतिम वर्ण दिया गया था, इसी से हमारे प्रत्याहारों का निर्माण होता है। इन्हें इत्संज्ञक वर्ण कहा जाता है और इनको प्रत्याहार सूत्र का निर्माण करता भी प्रत्याहार सूत्रों से भी जोड़कर देखा जाता है। इनमें प्रारंभ से 4 सूत्र स्वर विधायक हैं और अंतिम 10 सूत्र जो हैं वो आपके व्यंजन विधायक हैं। यानी कि शुरू के जो इसमें सूत्र आपको दिए गए हैं, वे सभी सूत्र 4 सूत्र स्वर से संबंधित हैं। और 5 से लेकर के 14 तक, यानी कि आपके बचे हुए 10 स्वर जो हैं ये आपके व्यंजन वर्णों से संबंधित हैं। याद रखिएगा, यहाँ आपका महेश्वर सूत्र जो है, ये टॉपिक थोड़ा सा जो आपको बताया वो क्लियर होता है। अब हम पहुंचते हैं आज के मेन टॉपिक पर, जिसका कि नाम है वर्णमाला। वर्णमाला दोस्तों आपने अलग अलग भाषाओं में, हिंदी में पढ़ी होगी, इसके अलावा इंग्लिश में भी काफ़ी लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन मोस्टली हिंदी में पढ़ी होगी। लेकिन यहाँ उससे कुछ अलग वर्णमाला है। चलिए बात करते हैं महेश्वर सूत्रों के अनुसार। तो महेश्वर सूत्र के अंतर्गत प्रत्याहार में आपको अच बताया जाता है। अच क्या है? ये आपका स्वर का संग्रह है, स्वरों को इसमें रखा जाता है। और स्वरों को रखा गया है कितने
कितने 9 स्वर इसके अंतर्गत रखे गए हैं। याद रखिएगा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है, संस्कृत में अच के अंतर्गत आपके 9 स्वर रखे गए हैं, इसलिए कहीं कहीं आंसर में आपको सिर्फ 9 स्वर ही देखने को मिलेंगे, आपको उन पर ही टिक करना। कौन कौन से? आ ई उ ऋ, री ए ओ ए ओ, ये आपके कुल 5 स्वर हैं जो अच के अंतर्गत रखे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं व्यंजन वर्णों की ओर। तो हल, ऊपर हमने आपको हल बताया था। हल क्या होता है? व्यंजन, सभी व्यंजनों का जो एक समूह होता है, एक सूत्र होता है, इसके अंदर आपके सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। कितने? 33 व्यंजन आपके होते हैं जो कि इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और आप लोग नाम पढ़ सकते हैं, हा से प्रारंभ होकर के आपके ये, और हा से ही एंड तक पहुंच जाते हैं। ये आप लोग पूरा देख सकते हैं। तो इसमें आपके कुल 33 मिलाकर वर्ण मिलेंगे, और 33 ये हो गए, 9 वो हो गए, यानी कि कुल मिलाकर के क्या 42 महेश्वर सूत्रों से ह वर्ण 2 बार आया है। इसके अलावा 42 वर्ण आपके यहाँ से हो जाते हैं। 9 आपके यहाँ पर अच के अंतर्गत स्वर आ जाते हैं। हल के अंतर्गत आपके 33 व्यंजन आ जाते हैं। 33 और 9 जब हम जोड़ देते हैं तो ये आपके कुल मिलाकर 42 वर्णों का उल्लेख महेश्वर सूत्रों में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। वे सभी आपके सामने दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वरों के भेद कौन कौन से होते हैं? तो स्वर के भेद अलग अलग आधार पर, आपके उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर और ध्वनि मात्रा के आधार पर अलग अलग होते हैं। चलिए एक छोटे से चार्ट में आपको ये सभी चीज़ें क्लियर कर देते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे ध्वनि या फिर मात्रा या फिर समय के आधार पर। तो इनमें आपका ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इसे बाद में देखते हैं। पहले आपको यहीं से बता देते हैं। जो आपका ह्रस्व स्वर होता है ये या तो बिना मात्रा का होता है या सिंगल या छोटी मात्रा वाला स्वर होता है, उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है, जिसे एक मात्रिक भी कहा जाता है। इसमें सबसे कम समय लगता है। इसका दीर्घ स्वर जो होता है ये 2 मात्राओं वाला कहा जाता है, द्विमात्रिक कहा जाता है, और या फिर बड़ी मात्रा वाला कहा जाता है। ठीक है, या तो आपकी छोटी मात्रा होती है, जैसे छोटी ही हो गया, फिर बड़ी ही हो गई। तो बड़ी मात्राएं जो होती हैं वे आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद प्लुत स्वर जो होता है ये आपका 3 मात्राओं वाला होता है, यानी कि जिसमें सबसे अधिक समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं, 3 मात्राओं वाला। जैसे आपने ओम में इस प्रकार से एस बना देखा होगा, ये यश जो होता है ये आपका प्लुत स्वर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं सीधे सीधे ह्रस्व में कितने 5 आपके आ जाते हैं। कौन कौन से? आ ई उ ऋ री, ये आपके 5 जो एक मात्रिक होते हैं ये ह्रस्व के अंतर्गत आ जाते हैं। द्विमात्रिक कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ऋ, ए ओ, ये आपके 8 जो होते हैं ये आपके द्विमात्रिक के अंतर्गत आ जाते हैं। त्रिमात्रिक में आपका, हमने आपको बताया, यश जो होता है वो आ जाता है। इतना क्लियर हो गया यहाँ तक? देख सकते हैं इसमें आपको 1 सेकंड का समय लगता है, इसमें प्रायः 2 सेकंड, और प्लुत स्वर त्रिमात्रिक जो होता है इसमें 3 सेकंड तक का समय लगता है। तो चलिए बात कर लेते हैं आपके अगले पॉइंट पर, जो कि हमारा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपके मूल स्वर होते हैं, दूसरे संधि स्वर होते हैं, जो इन मूल स्वरों को जोड़कर बनाए जाते हैं। तो इसमें आपके कुल मिलाकर कितने स्वर दिए गए? ये आपके 5 स्वर मूल स्वर के रूप में दिए गए। फिर कौन सा स्वर किससे बनता है ये देख लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। एक प्रकार से संधि के रूप में इसको लिखा जाता है। तो ये देखिए, बड़ा आ छोटे आ और बड़े आ से मिलकर के, बड़े आ से मिलकर के बनता है। आप लोग ये चीज सूत्र को देख लीजिएगा। इसके बाद ई भी इसी प्रकार से बनती है, ऊ का निर्माण इससे होता है और ऋ का निर्माण इससे होता है। तो ये आपके दीर्घ सवर्ण स्वर हो गए। इसके बाद गुण स्वर कौन कौन से? यहाँ से आपकी स्वर संधि के अंतर्गत जो दीर्घ संधि, स्वर संधि है, गुण संधि है, वो भी क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद ए और ओ कैसे बनते हैं? आ और ई मिलकर के ए की मात्रा, सिंगल मात्रा जो होती है ए वाली मात्रा, उसे बनाते हैं, और आ और ऊ मिलकर के ओ की मात्रा को बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपने गुण संधि के अंतर्गत जो परिवर्तन हो रहे हैं देखोगे। हमने आपको बताया था जब एक मात्रा बदलती है ए या फिर ओ में, तो आपका क्या कहलाता है? गुण संधि के अंतर्गत आ जाता है। इसका जब अय, यानी कि अय क्या होता है? 2 मात्राओं वाले होते हैं, या औ में भी 2 परिवर्तन होता तो आपका वृद्धि संधि के अंतर्गत आ जाता है। और इसमें भी, इसमें क्या होता है आपका आ के साथ ए मिल जाता है तो आई बन जाता है, आ के साथ ओ मिल जाता है तो औ बन जाता है। ये आप लोगों को याद रखना। मूल रूप से स्वर जो होते हैं, संधि और मूल स्वरों में परिवर्तन यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा। एक चीज आपको और यहाँ पर आती है कि उत्पत्ति के आधार पर आपने बोलने के आधार पर कह सकते हैं, या अन्य रूप के आधार पर उदांत, अनुदांत, स्वरित, ये 3 स्वर के प्रकार और पढ़े होंगे, आप
आप लोगों को नाम याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। 3 प्रकार होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण उस छोटी से छोटी ध्वनि को कहा जाता है जिसके फिर टुकड़े ना किए जा सके, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अक्षर यानी कि जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे क्षरित ना किया जा सके, उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। ये सबसे छोटी इकाई होती है। इसे ध्वनि के रूप में भी जाना जाता है। जैसे आपके आ ई ऊ, इसके बाद का, ये हलंत वाले व्यंजन में जब हलंत लग जाता है तब वे सबसे छोटी इकाई बनते हैं, नहीं तो उनमें छोटा आ स्वर के रूप में पहले से ही विद्यमान रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। इन्हीं वर्णों के समूह को, ये जो आपको वर्ण दिए गए, इनको इनका जो एक व्यवस्थित समूह होता है, व्यवस्थित क्रम होता है, उसे क्या कह देते हैं? वर्णमाला कह देते हैं। याद रखिएगा। अब ऊपर हमने आपको 42 वर्ण कहाँ बताए थे? प्रत्याहार के आधार पर बताए थे, महेश्वर सूत्रों के आधार पर बताए थे। अब संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की बात करेंगे तो ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कहीं कहीं आपको 49 मिलेंगे, कहीं कहीं आपको 50 मिलेंगे, कहीं कहीं आपको 52 वर्ण देखने को मिलेंगे, लेकिन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ही एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए ये चीज आपको बिल्कुल दिमाग में रख लेनी है। इनमें से कोई एक ऑप्शन आप लोगों को जरूर मिलेगा। 49 या 50 सबसे करेक्ट माने जाते हैं संस्कृत में वर्णों की संख्या। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया आगे? ध्यान देने योग्य कुछ बातें दी गई। वर्ण भाषा की मूल ध्वनियां होती हैं। इन्हीं ध्वनियों के सार्थक समूह से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्द का निर्माण कैसे होते हैं? जब हम वर्णों को एक सार्थक क्रम में लगाते हैं, यानी कि एक ऐसे क्रम में लगाते हैं कि जो उनका एक अर्थ बन सके, तो उनको हम क्या कह देते हैं? उनको हम शब्द या फिर पद कह देते हैं। जैसे गच्छति क्या है? शब्द है। ये आपका शब्द या पद है। संस्कृत की भाषा में शब्द को ही पद के रूप में जाना जाता है। अब इसमें क्या हो गया? गा हो गया एक है, ठीक है। गा हलंत लगा, फिर आ, फिर चा में हलंत लगा, फिर छा में, फिर आ, फिर ता में हलंत, फिर ई। इससे मिलकर के आपका क्या बना? गच्छति पद बन गया, जिसका एक सार्थक अर्थ होता है। इन 7 मूल ध्वनियों के मेल से क्या बना? आपका गच्छ मूल ध्वनियां, यानी कि जब बिल्कुल अलग अलग कर दें, हलंत में पहुंच जाए आपके व्यंजन वर्ण, और स्वर भी बिल्कुल अलग निकाल कर रख देंगे, तब वो आपका क्या बन जाता है? वहां पर आपका बन जाता है शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, यानी कि जो आपको पद दिए गए हों जिनका सार्थक अर्थ में निकल रहा हो, जब हम उनको जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? तब आपके सब वाक्य बनने लगते हैं, तब आपका सेंटेंस बनने लगता है। रामः गृहं गच्छति, राम घर जाता है। यह वाक्य में आपका एक राम शब्द हो गया, दूसरा गृहम शब्द हो गया, तीसरा गच्छति शब्द हो गया, और इनको व्यवस्थित क्रम में जब हमने लगा दिया तो 3 पद मिलकर के ये आपका एक वाक्य बन गया, एक सेंटेंस बन गया। अतः भावों का अभिव्यक्ति करने में समर्थ है, क्योंकि भावों को अभिव्यक्त करने का प्रमुख साधन क्या होता है? वाक्य होता है। इन्हें हम बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, यानी कि ओरल वे में या फिर रिटन वे में हम अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, संप्रेषण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो उपर्युक्त सभी प्रकार के वर्णों का उच्चारण मुख के कंठ, तालु, मूर्धा आदि स्थानों से किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। अभी आपको वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे, उसके अंतर्गत आपको ये सभी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में स्वरों की गणना, ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर कितना? 9 ही देना उपयुक्त रहता है, क्योंकि इसका प्रमाण लघु सिद्धांत कौमुदी की पंक्ति अचः स्वरः में देखने को मिलता है। अच के अंतर्गत आपके मुख्य रूप से 9 स्वर आते हैं, और हमने आपको बताया ऑप्शन में आपको यही देखने को मिलेगा मोस्टली। अगर इसके अलावा 11 स्वर या 13 देखने को मिलते हैं तो 13 सबसे ज्यादा सही माना जाता है। अगली लाइन में देख लीजिएगा। विकल्पात्मक प्रश्नों में 9 का विकल्प ना होकर 13 हो तो 13 को सही माना जाता है, यानी कि 9 जब नहीं है तो 13 को भी हम सही मान लेंगे। किस प्रकार से मान लेंगे? पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपके मूल स्वर गुण स्वर के अंतर्गत ये आ जाते हैं। इसका लघु ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आपको इस रूप में याद करने हैं। इसके अलावा वृद्धि स्वर में आपके ये स्वर आ जाते हैं, और दीर्घ यानी कि गुर स्वर के अंतर्गत जो बड़े वाले 8 स्वर हमने आपको बताए थे वे आ जाते हैं। प्लुत स्वर के अंतर्गत सभी स्वर, या फिर कह सकते हैं हम लोग जो बड़ी मात्रा वाले स्वर होते हैं वे आ जाते हैं। तो आपको आंसर में या 9 मिलेगा या 13 मिलेगा। यहाँ से आपका ये टॉपिक क्लियर होता जाएगा। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो दोस्तों लाइक जरूर करते रहिएगा, और बताते रहिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करते रहिएगा। शाम की लाइव क्लास में आपके जो भी डाउट होंगे उनको क्लियर कर दिया जाएगा। अब हम लोग पहुंच चुके हैं व्यंजन की ओर। आपका ये पूरा टॉपिक आज खत्म कर देंगे, बस आप लोग जुड़े रहिएगा।
तो जब बात व्यंजन की कर रहे हैं हम लोग, तो व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं और ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये तीन प्रकार के आपके मुख्य रूप से व्यंजन होते हैं। इन तीनों को जो हम जोड़ देते हैं तो हमको कितने वर्ण मिल जाते हैं? 33 वर्ण मिल जाते हैं। यही हमने आपको बताए थे व्यंजन के अंतर्गत, यही आपको हल के अंतर्गत मिलते हैं और यही आपको मुख्य रूप से व्यंजन बताए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की। इन्हें स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए जिह्वा जीभ जो है मुंह के किसी एक भाग का स्पर्श करती है, वायु कुछ रुक रुक कर एक झटके के साथ बाहर निकलती, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। सीधे सीधे आप समझ लीजिए, स्पर्श की बात हो रही है। स्पर्श का मतलब होता है छूना। आपकी जीभ मुंह के अंदर कहीं ना, वो आपका स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आ जाता है। का वर्ग के का से पा वर्ग के माँ तक 25 व्यंजन आपको देखने को मिलते हैं। अगली लाइन में आपको पूरे एक एक करके क्लियर हो जाएंगे। इन्हें कु चू टू तू पू का संक्षिप्त नाम दिया गया। संस्कृत में इस रूप में इनको लिखा जाता है, याद रखिएगा। इनकी गणना इस प्रकार से की जाती है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। हमने इनकी कुल संख्या आपको 25 बताई है। 5 वर्ग होते हैं इनमें, आपके 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। यानी कि 5 में 5 का गुणा करेंगे, 25 वर्ण आपके सामने आ जाते हैं। सबसे पहले कु यानी कि का वर्ग आ जाता, का खा गा खा इंग्या। इसका चा वर्ग आ जाता, चा वर्ग में आपका चा छा जा झा वहाँ। इसका टा वर्ग आ जाता, टू बोलते हैं जिसे, इसमें टा ठा डा ढा णा आ जाता है। तू बोलते हैं उसे ता वर्ग में, फिर ता था दा धा ना आ जाता है और इसके बाद पू यानी कि पा वर्ग में आपका पा फा वा भा मा। ये सभी आपके व्यंजन लिखे गए। संस्कृत की बात कर रहे हैं, इस वजह से इन सबको किस में लिखते हैं? हलंत लगाना जरूरी होता है। हलंत का मतलब होता है ये पूर्ण रूप से व्यंजन के रूप में ही दिए गए हैं, इनमें कोई भी अन्य स्वर या अन्य वर्ण निहित नहीं है, इस वजह से हलंत लगाना जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत। तो ये आपका स्पर्श व्यंजन हो गया। अब दूसरे आते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये क्या होते हैं आपके? इन वर्णों को थोड़ा रोक कर कम किया जाता है। ये स्वर व व्यंजनों के मध्य में स्थित होने से ही अंतस्थ कहे जाते हैं। अंतस्थ यानी कि कहीं कहीं आपने देखा होगा कुछ स्वर के अलग अलग जब प्रकार बताए जाते हैं, कहीं लुंठित स्वर, कहीं आपके अलग प्रकार के स्वर, तो इनका नाम लिया जाता है। तो यानी कि स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया? अंतस्थ दिया गया है। इन्हें यण भी कहा जाता है। यण के अंतर्गत हमने आपको बताया था या रा वा, इनमें परिवर्तन होता है। तो या रा ला वा ये आपके चार जो होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा ऊष्म व्यंजन। इन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। इनका पॉइंट पढ़ लीजिए, क्या लिखा गया कि इन वर्णों का उच्चारण मुख में जिह्वा की रगड़ से होने वाली गर्मी यानी कि ऊष्मा द्वारा होता है, इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन नाम दिया गया। अर्थात इनके उच्चारण के लिए वायु को धीरे धीरे रोककर झटके के साथ निकाला जाता है, इसलिए इन्हें ऊष्म या फिर घर्षक व्यंजन भी या ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। इनकी संख्या भी 4 होती है। सा 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 हा, ये आपके 4 होते हैं। तीनों प्रकार के सा और हा ये आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं, याद रखिएगा। ये आपके मूल रूप से जो व्यंजन होते हैं वो हमने आपको बता दिए, स्वर होते हैं वो हमने आपको बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पर क्या दिया गया? व्यंजन कैसे होते हैं? अर्धमात्रिक होते हैं, याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, व्यंजन आपके अर्धमात्रिक होते हैं, क्योंकि हलंत लगा हुआ सब में। देखिए जब हम इसमें मात्रा ऐड करते हैं कोई भी, तब ये आपके पूरे बनते हैं जाकर के। अनुनासिक वर्ण पंचम वर्ण का क्रम माहेश्वर सूत्र के अनुसार क्या दिया गया? देखिए जो आपका अनुनासिक वर्ण है, अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? सबसे पहले ये समझ लीजिए, हमने आपको 5 वर्ग बताए थे। प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण अंतिम वाला वर्ण था, वे आपके अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। उनकी ध्वनि नासिक से होती है, उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। इनका क्रम क्या? वा मा ड़ा ना, ये आपका क्रम दिया गया है माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत इन अंतिम वर्णों का, याद रखिएगा। अब आपके यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया। अब क्या बचे? आपके संयुक्त व्यंजन बचे। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? आपके 3 होते हैं। एक मिश्र व्यंजन भी होता है, स्रा जिसे हम बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन में आपके छत्रज्ञ आ जाते हैं। छत्रज्ञ, छा किससे? का और शा से मिलकर बनता है। क्षत्रिय शब्द इसमें छा लगा हुआ है ना, तो ये आपका का और सा से मिलकर बनता है। का पहले वाले में हलंत लगता है, इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर आपका ता हलंत वाला प्लस रा, इससे त्रा बन जाता है। फिर जा और वां, इससे आपका ज्ञा बन जाता है, याद रखिएगा। पहले में हलंत जरूरी है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये इन वर्णों से आपके संयुक्त व्यंजन बनते हैं। छत्रज्ञ 3। इसके बाद आपका स्रा जो होता है वो मिश्र व्यंजन के अंतर्गत
अंतर्गत आ जाता है। अब चलिए कि ये लिस्ट आपके सामने दी गई है, यहाँ से आपको जो भी इनके कौन सा वर्ण किसके अंतर्गत आता है और साथ ही साथ उसका उच्चारण स्थान क्या है वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। और उच्चारण स्थान अब किसका पूछा जाता है पता है आप लोगों को? तो या तो आपका उस व्यंजन का पूछा जाएगा या आपका पूछा जाएगा अंतस्थ व्यंजन का। स्वरों का मुख्य रूप से अब कोई भी उच्चारण स्थान पूछ लिया जाता, लेकिन स्पर्श व्यंजन जो है इनका उच्चारण स्थान नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये आप लोगों ने अच्छे से रट लिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका क्या आता है? कंठ आता है। कंठ में मुख्य रूप से का वर्ग, अभी तक आपने पढ़ा होगा का वर्ग आता है। कंठ यानी कि ध्वनि कहाँ से निकलेगी आपके? कंठ यानी कि गले से सीधे निकलेगी। तो आ ये दोनों ध्वनियाँ, इसके बाद हा जो होता है ये, और विसर्ग जो होती है ये आपकी ध्वनियाँ कंठ से निकलती हैं, इन्हें कंठ के रूप में जाना जाता है, कंठ ध्वनियों के रूप में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तालु। कंठ के बाद हमारा हिस्सा आता है तालु का, और तालु के अंतर्गत आपकी ई ये दो ध्वनियाँ, इसके बाद पूरा आपका चा वर्ग आ जाता है। फिर या आपका आ जाता है इसके अंतर्गत जो आपका अंतस्थ व्यंजन है, और शा आपका आ जाता है उस व्यंजन। ये तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं, इन्हें तालु के रूप में जाना जाता, तालव्य कहा जाता है इन वर्णों को। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पर आते हैं आपके मूर्धा। मूर्धा में आपका ऋ वर्ण आ जाता है, टा वर्ग आ जाता है, रा आ जाता है, और ये आपका षटकोण वाला सा जो जिसे हम खा भी बोलते हैं ये भी इसके अंतर्गत आता है। इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा गलती अगर कोई करता है इसमें ही करता है। मूर्धा में आपके आते हैं। आप एक बार बोल के देखिएगा, इन सभी वर्णों में आपकी जो जीभ है, तो जो आपके जीभ के ऊपर का उठा हुआ भाग है उसी जगह पर टच होती है। अगर वहाँ पर टच करके बोल रहे हैं तो निश्चित मानिए आप ये वर्ण का उच्चारण बिल्कुल सही करेंगे। आगे बढ़ते हैं दंत की ओर। तो दंत चौथा नंबर है, और इसमें री हो गया आपका, इसके बाद आपका ता था दा धा ना हो गया, फिर ला हो गया आपका, इसका सा हो गया। और ये इस प्रकार के आपके जो आपको बताए गए थे आयोग वह चार संस्कृत में बताए जाते हैं, तो उसमें ये वाला आयोग वह आपका, और दंत ये इन वर्णों को दंत कहा जाता, सॉरी यहाँ पर दंत वर्णों इनको कहा जाता। ता वर्ग तो सभी को पता है, ला देख लीजिए और सा देख लीजिए, ये आपके इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, पांचवा ओष्ठ होता है। ओष्ठ में आपका पूरा पा वर्ग आ जाता है, आपको पता होगा बहुत अच्छे से। इसके बाद ऊ आ जाता है, ये भी सबको पता होगा। तो सबसे ईजी अगर कोई है तो वो ओष्ठ ही है। आसानी से बोलते रहिए और समझते रहिएगा, सभी वर्णों का उच्चारण एक बार अपने मन में करते रहिएगा। नासिक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण जो है ये नासिक ध्वनियों के अंतर्गत आता है, इन्हें अनुनासिक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कंठ तालु। कंठ तालु में आपके ए ऐ आ जाते हैं, ये दो वर्ण आपके कंठ तालु कंठ तालव्य के रूप में इनको जाना जाता है। इसके बाद कंठोष्ठ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो ओ आ जाते हैं, आपके कंठोष्ठ वर्णों के अंतर्गत आते हैं। 6:30 की क्लास में कल हमने आपको हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराया था। सुपर टेट 2021 की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया, वहां पर उन सभी क्लासेस को आप एक ही स्थान पर देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी संस्कृत की अन्य सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भी पहले की बनी हुई है, वहां से सभी सब्जेक्ट की आप लोग पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो अच्छे से जुड़े रहिए, क्लासेस को जरूर देखते रहिए, पसंद आए तो लाइक जरूर करते रहिएगा। काफ़ी मेहनत से आप लोगों की क्लासेस ला रहे हैं, तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। कंठोष्ठ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब दंतोष्ठ वा जो होता है आपका दंतोष्ठ में आता है। हिंदी की क्लास में कल हमने आपको बताया था दंत प्लस ओष्ठ, इनसे वाह जब बोलते हैं आप देखते होंगे दांत का हिस्सा ओठ में लड़ रहा है, नीचे वाले ओठ में, तो ये आपका दंतोष्ठ वर्ण आता है। जिह्वा मूल क्या होते हैं? तो ये आपके जिव्या मूली अयोग वह वर्ण होता है, याद रखिएगा, ये इसके अंतर्गत आ जाता है। तो आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पहला हमारा चैप्टर संस्कृत का वर्ण विचार कंप्लीट होता है। आगे के चैप्टर में आपके दूसरे टॉपिक को कवर, सभी लोग एक एक चैप्टर को देखते रहिए। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाना चाहते हैं अपने सुपर टेट के पेपर में। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।